से ही घड़ा भरता है। इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भक्ति पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस पाठ का सेशन क्रमांक 2 है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है का अर्थ है कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने से ही, बचत करने से ही व्यापक रूप में हमें उसकी सहायता होती है। जैसे कि बूंद का अर्थ होता है कि पानी का बूंद। एक घड़ा होता है तो वह छोटा छोटा एक एक बूंद करके वह घड़ा जिस प्रकार से भरता है, उसी प्रकार से हम थोड़े थोड़े पैसे बचत करते रहेंगे तो वह एक घड़े के रूप में, हमारे भरे हुए घड़े के रूप में हमारे सामने आएगा। यहाँ पर इस पाठ में बचत करने का महत्व हमें बताया गया है। चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ के परिच्छेदों को हम समझेंगे। इस पाठ में माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से माँ अपने बेटे को बचत का महत्व समझा रही है। माँ अपने बेटे को बता रही है कि पवित्रा दीदी ने नया कंप्यूटर लिया है और वह कंप्यूटर लेने की जो रकम है वो उसमें थोड़ी रकम पवित्रा दीदी ने भी जमा की है। तो वह कैसे की? उसने लगभग 15,000 रुपये जमा किए। तो वो कैसे जमा किए, इसकी जानकारी माँ अपने बेटे को दे रही है। माँ कहती है कि पवित्रा दीदी ने अपनी छात्रवृत्ति की राशि तथा माँ के द्वारा जो भेजे गए रुपए थे वह डाकघर के बचत खाते में जमा करती रही और अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार उसे थोड़े थोड़े रुपए वो निकालती थी। और इससे क्या हो गया कि अपव्यय से वह बच गए। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? वे इसमें अपव्यय शब्द पहले लगा हुआ है, यह उपसर्ग है। व्यय का अर्थ क्या होता है कि खर्चा करना, और अपव्यय का अर्थ होता है कि दुरुपयोग करना। तो उसने पैसे उसके पास न होने के कारण वह दुरुपयोग करने से बच गई थी, निरर्थक खर्चों से वह बच गई। इसे क्या हो गया? अपव्यय से तो वो बचती रही और प्रति माह अर्थात प्रत्येक महीने में कुछ रुपए उसने बचा के रखे। मित व्यवता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। मित व्यवता, अब यहाँ पर भी देखो व्यवता यह मूल शब्द है और उसमें मित यह उपसर्ग लगाया हुआ है। मित का अर्थ होता है कि कम और व्यवता का अर्थ होता है व्यय का अर्थ मैंने आपको पहले बताया खर्च करना। तो इससे क्या हो गया कि उसने कम खर्चा किया और जो इतना आवश्यकता होने के अनुसार उसने पैसे खर्च किए और बिना निरर्थक पैसे खर्च करने से वो बच गए। तो इससे क्या हो गए? उसके पैसे बचत हो गए। और इस प्रकार माँ कहती है कि माँ को नया कंप्यूटर खरीदने में थोड़े से ही रकम या थोड़े से ही रुपए मिलाने पड़े और इस प्रकार घर में इतनी महत्वपूर्ण जो चीज है, आज हम देखते हैं कि वर्चुअल एजुकेशन महत्वपूर्ण हो गया है। एजुकेशन क्षेत्र में ही नहीं, शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आज संगणक अर्थात कंप्यूटर का महत्व होता है। तो इस प्रकार से माँ को खुशी है कि आज कंप्यूटर उसके घर में आया हुआ है और उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी बेटी का बहुत ही ज्यादा सहयोग है। तो यहाँ पर देखो अपव्यय से हमेशा हमें कुछ ना कुछ नुकसान होते रहते हैं। इसे हम हमारे आवश्यक वस्तुओं को कभी भी खरीद नहीं सकते, लेकिन इस अपव्यय को बचाने से आवश्यक खर्चों को हम अनावश्यक खर्चों से हम बच सकते हैं और जिन आवश्यक चीजों की आवश्यकता हमें होती है उन चीजों को हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। आज के तीव्रगामी अर्थात तेज गति परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से ही जहाँ दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। तो अब देखिए कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से होगा कि ज्ञान वृद्धि में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बुद्धि संबंधी जो तरह तरह के ज्ञान हमें कंप्यूटर के माध्यम से मिलते हैं। और तीव्र गति, आज आधुनिक युग में तेज गति से बढ़ने वाले जो नए आधुनिकीकरण है उसका ज्ञान दीदी को होगा। उसका बौद्धिक क्षमता का विकास तो होगा ही, वही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। रोजगार के अवसर अर्थात नौकरी के संधियां उपलब्ध हो सकती है। बेटा पुनीत, मैं चाहूंगा कि तुम भी दीदी की तरह प्रति माह अर्थात प्रत्येक महीने मिलने वालों रुपयों को बचत खाते में
रखो, जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा ही निकालो। अब देखिए यहाँ पर माँ अपने बच्चे को बता रही है, पुनीत को, कि तुम भी ऐसा ही करो जिस तरह से अपने दीदी ने पैसे कुछ बचाए। तो तुम भी क्या करो, तुम्हें प्रत्येक महीने में कुछ विशेष रकम घर से मिलती है, तो तुम क्या करो, अपने बचत खाते में उसे रखो, और जब आवश्यकता होगी तो ही थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो। एक साथ सारे पैसे मत निकालो, क्योंकि एक साथ हमारे पास ज्यादा पैसे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे खर्च कर डालते हैं और हम बचे हुए दिनों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए फिर माँ अपने बच्चे को यही सीख दे रही है कि हमें जब आवश्यकता होगी थोड़े थोड़े खर्च करने चाहिए। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। अर्थात जहाँ पर खर्च करने की जरूरत होगी वहीं पर ही खर्च करो। अनावश्यक चीजों को खरीदो, अनावश्यक वस्तुओं के खरीदने में पैसे हमें व्यर्थ नहीं करने चाहिए। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओ। बेटा, बचत खाते में रुपए रखने से अनेक लाभ होते हैं। अब देखिए बचत खाते में पैसा रखने के क्या लाभ हो सकते हैं, यह माँ अपने बेटे को समझा रही है। माँ कहते हैं कि उससे हमें क्या हो जाता है कि पैसों का हिसाब रहता है, हाथ में अधिक रुपए न होने से व्यर्थ की चीजों के लिए जी नहीं ललचाता। अब देखिए हमारे पास जब पैसे आते हैं तो वह कहाँ पर कैसे खर्च हो जाते हैं इसका हिसाब हमारे पास नहीं होता है। तो अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हमें एक डायरी बनाना चाहिए जिसमें हमें रोज के खर्च लिखना चाहिए कि आज दे डालो और आज हमने क्या क्या खर्च किया है। रात को सोने से पहले आपको सारा व्यय लिखना चाहिए। और इस प्रकार अगर बचत में भी हम पैसे रखते हैं, रुपए बचत खाते में रखते हैं, तो वह हमें पैसा का हिसाब लगा रहता है कि कौन से तारीख को हमने कितना पैसा निकाला है और कितना पैसा हमने खर्च किया है, अकाउंट में हमारे कितने बचत खाते में कितने पैसे जमा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो बचत खाते के लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। उसी प्रकार व्यर्थ चीजों के लिए हमारा अगर ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं होंगे तो निरर्थक चीजें खरीदने के लिए हमारा जी नहीं ललचाता है। मित्र व्यवता के गुण को विकास होता है। अर्थात खर्च को नियंत्रित करना या कम खर्च करने का भाव हमारे अंदर, यह गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अपव्ययों पर रोक लगने से भी बचत भी होती है तथा बैंक से लेन देन की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो अपव्यय अर्थात दुरुपयोग होने वाले जो पैसे होते हैं उसके रोक पर भी हम बचत कर सकते हैं। और बैंक के लेन देन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि कितना पैसा अकाउंट में जमा है, कैसे हम पैसे निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर बैंक में या डाकघर में गए होंगे तो आपको रिसीट भरना पड़ता है, उस रिसीट में कैसे रिसीट भरी जाती है ये सारे ज्ञान आपको आ जाता है। और उसके साथ कितने पैसे हम निकाल सकते हैं, कितने पैसे पर हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी लेन देन की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध होते। अर्थात एक छोटी सी काम से चीज से हमें बहुत उपयोग हो सकते हैं। जैसे बचत से हमें कितने एक ही उपयोग नहीं, बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं, हमारे पैसे भी बचत हो रहे हैं, फिर अपव्यय पर रोक लग रहा है, मित्र व्यवता की आदत हमें लग रही है, फिर लेन देन की प्रक्रिया को व्यावहारिक ज्ञान हमें हो रहा है। तो एक ही बात से हमें बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा की गई छोटी बचत जहाँ तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती है, वही व्यापक रूप में राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्यों माँ बच्चों को उसके बच्चे को इस प्रकार से समझा रही थी। देखो जैसे कि अगर हमारा विकास होता है तो हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का विकास होता है, और जहाँ पर एक परिवार का विकास होता है तो उसके समाज का विकास होता है। जहाँ पर एक समाज का विकास होता है, एक गांव का विकास होता है, तो वहाँ के शहर का विकास भी होना आरंभ हो जाता है। जहाँ पर एक शहर का विकास होता है तो पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का विकास होता है। तो छोटी छोटी चीजों से हमें राष्ट्र की ओर बढ़ना है, हमें हमारी ओर से हमारे पूरे राष्ट्र की तरफ हमारे विकास के कदम बढ़ाना। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चों को ये बात बता रही है कि छोटी छोटी बचत से ही हमारी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक तो होती है, लेकिन इससे हमें राष्ट्रीय बचत भी होते हैं, राष्ट्र का विकास का हम अंग बन जाते हैं। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग
विभिन्न सार्वजनिक हित कार्यों में होता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि विभिन्न सार्वजनिक हित कार्यों में कैसे होता है। जैसे कि देखो, अगर हम कहीं पर जाना है हमें, तो हम ऑटो रिक्शा के बजाय अगर हम बस सेवा का उपयोग करें या फिर हम ट्रेन सेवा का उपयोग करें, तो ट्रेन या बस जो होते हैं वो हमारे देश के सरकार के द्वारा जो वाहन होते हैं उसके द्वारा होते हैं। जो हम टिकट खरीदते हैं, तो ये पूंजी जो है वह हमारी सरकार के खजाने में जमा होता है, खजाना में जमा होता है। तो इस प्रकार हम ऑटो में ज्यादा पैसा देकर हम एक किसी ऑटो वाले का हम फायदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है हमारे राष्ट्र के द्वारा, देश के द्वारा, अगर हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे बस सेवा है, ट्रेन की रेलवे सेवा है, तो इससे क्या हो जाता है, वह पैसा, हमारा पैसा भी बचत हो जाता है। ऑटो के लिए ज्यादा पैसा हमें देना पड़ता है, लेकिन बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, रेलवे की टिकट कम होती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे राष्ट्र का भी हित होता है, हमारा भी हित होता है, क्योंकि ट्रेन के और बस के टिकट कम होते हैं, पैसे ऑटो से ज्यादा, रिक्शा से ज्यादा वहाँ के पैसे कम होते, तो हमारा निजी आवश्यक बचत भी हो जाती है, लेकिन हमारा सार्वजनिक हित अर्थात राष्ट्र का विकास भी हो जाता है। अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी सी अच्छी सी आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा भी करते हैं। अब देखिए, जो पैसे हम बैंक में या फिर डाकघर में हम जमा करते हैं, तो किसी विशेष रकम पर वह हमसे इंटरेस्ट लेती है, तो वह इंटरेस्ट हम सरकार को ही एक तरीके से देती है, या फिर हम जो टैक्स सरकार हमसे लेती है वह टैक्स सरकार ही लेती है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा करते हैं। तुमने 500 रुपए मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपए भिजवाए थे, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई है। अब देखिए, यहाँ माँ अपने बेटे को पैसे भेज रही है, लेकिन रुपए भेज रही थी, लेकिन उसका हिसाब भी पूछ रही कि क्या आवश्यकता तुम्हें आन पड़ी थी, उसका कारण वह पत्र में लिखने के लिए कह रही है। मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो। हाँ, मैं यह जरूर कहूंगी कि खर्च करने से पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे, क्षणस्य कणस्य से विद्यार्थमः साधयेत, अर्थात एक एक क्षण बचाकर उसका सदुपयोग करके ही विद्या प्राप्त की जा सकती है, और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह होता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक पैसा बचकर ही धन का संग्रह होता है। जैसे एक एक क्षण या एक एक समय को हम सदुपयोग करके ही हमारे विद्या को हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही एक एक पैसा बचाकर हम धन का संग्रह करते हैं। और यही सीख यहाँ पर माँ अपने बेटे को दे रही है। पिताजी एवं दीदी की तरफ से स्नेह आशीष, पत्रों द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल, तुम्हारी माँ। तो देखिए, यहाँ पर पत्र का समाप्तिकरण किया गया है। अंत में, पत्र के अंत में घर के परिवार और लोगों से उनका शेष कुशल बताया गया है। पिताजी और दीदी बड़े हैं, इसलिए पुनीत को आशीर्वाद दिया गया है, और शेष कुशल कहकर माँ ने अपना परिचय दिया है, तुम्हारी माँ। उसके बाद देखो, यहाँ पर नीचे पुनीत का पता लिखा हुआ है। पुनीत कक्षा 8वीं, विवेकानंद विद्या भवन, टाटा टोपी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर पिन कोड लिखा हुआ है। अब देखिए, आपको जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो पिन कोड आवश्यक लिखना चाहिए, क्योंकि पिन कोड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पते में। और पुनीत जो है वह भोपाल में रहता है। तो बच्चों, इस पत्र में निहित शिक्षा है कि जीवन में मितव्ययिता का बहुत बड़ा महत्व होता है। अपव्यय से अनेक कहानियां होती है। छोटी छोटी सी बचत से ही हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।